आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं अर्हेनियस का अम्ल भस्म विचारधारा, एक ऐसा टॉपिक जो अम्ल और भस्म के आधुनिक विचारधारा के दुनिया में सबसे पहला नाम आता है। तो आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट अम्ल और भस्म को पहचानने का विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत में आता है। तो सबसे पहला नाम अर्हेनियस का नाम आता है, जिन्होंने ये बतलाया कि जो जल में घुलकर जो पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल कहलाता है, अम्ल होता है। और जो जल में घुलकर OH- देता है वो भस्म होता है। यानी अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो उन सभी पदार्थों को हम अम्ल कहेंगे और उन सभी पदार्थों को हम भस्म कहेंगे जो हाइड्रोक्सी समूह रखने वाले हैं और जल में घुलकर OH- प्रदान करते हैं वो भस्म कहलाते हैं। यानी ये जो सिद्धांत है जल में घुलकर ही पदार्थ के अम्लीय और भस्मीय गुणों की व्याख्या करता है, इसलिए इस सिद्धांत का एक और नाम पड़ गया है वाटर आयन कॉन्सेप्ट। इसी सिद्धांत का एक और नाम है वाटर आयन कॉन्सेप्ट। तो इसी को एक और नाम से हम लोग यहां जानेंगे और इसका दूसरा नाम इस सिद्धांत का है वाटर आयन कॉन्सेप्ट। यानी वाटर में, जल में घुलकर जो H+ आयन देगा अम्ल कहलाएगा और OH- देगा भस्म, इसीलिए इसका दूसरा नाम वाटर आयन कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं अर्हेनियस के द्वारा दिए गए प्रत्येक स्टेटमेंट का जो इनके द्वारा दिया गया। अर्हेनियस ने यह विचारधारा 1884 ईस्वी में दिया। अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले ऐसे यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यानी अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले ऐसे यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसको आप इन सभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। इन सभी अम्ल को आपके सामने डिसॉल्व किया गया है जल में, तो जिसका जितना संयोजकता है, जैसे मान लीजिए हम ले लिए H2SO4, तो यहां पर H2SO4 को जब हम वियोजित करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 हाइड्रोजन आयन ये प्रदान करेगा और SO4-, और यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो जल होगा। अगर हम H3PO4 लेंगे तो ये टूटेगा 3H+ और PO4-, तो ये पदार्थ अपने आप को साबित कर रहा है कि हम अम्ल है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता है। अब हम बात करते हैं भस्म का। भस्म हाइड्रोक्सी समूह रखने वाले ऐसे यौगिक या पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अब इन सभी यौगिक को देख लीजिए, घुलने के बाद ये Na+OH-, K+OH-, Mg++OH-, CS+OH-, NH4+OH- और Al+++, 3OH-। जो स्टूडेंट इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि 3+ कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, 3 धन आवेश और 3OH- है। प्रत्येक OH- एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये तीनों इलेक्ट्रॉन OH के द्वारा ग्रहण किया जाता है बारी बारी से। तो ये था अम्ल और भस्म का विचार अर्हेनियस के द्वारा। अब थोड़ा सा हम अलग से आपको कुछ बताएं। अम्ल का शक्ति H+ कहलाता है और भस्म का शक्ति जो होता है OH- होता है। तो अम्ल का H+ और भस्म के OH- का जब जब संयोग होता है तो वहां जल का निर्माण होता है और जल एक उदासीन पदार्थ है जिसका pH मान 7 होता है। तो अम्ल का H+ भस्म के OH- से जब संयोग करता है, अम्ल का H+ भस्म के OH- से जब संयोग करता है तो वहां एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है और वो उदासीन पदार्थ कोई दूसरा नहीं जल होता है। तो यहां पर इस बात को आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हम HCl को घोल रहे हैं NaOH के साथ, तो यहां पर कल भी बताए थे पिछले लेक्चर में भी कि HCl टूटता है H+Cl- और यहां Na+OH-। तो आप समझ सकते हैं
ठीक है, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां जो जल का जो HCl का H प्लस है, HCl का H प्लस वो भस्म के OH माइनस से संयोग कर रहा है। और इसी प्रक्रम को हम समझाना चाह रहे हैं कि अम्ल का जो शक्ति है वो H प्लस पर निर्भर करता है और भस्म का शक्ति OH माइनस पर। यही दोनों मिलकर जल का अणु का निर्माण करता है। तो हमने क्या लिखा है यहां ध्यान दीजिए, अम्ल का H प्लस भस्म के OH माइनस से संयोग कर जल के अणु का निर्माण करता है। यही प्रक्रम उदासीनीकरण प्रक्रम कहलाता है। यानी इस प्रक्रम को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये उदासीनीकरण प्रक्रम कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जल में घुलनशील भस्म, आप लोग ये तो 7-8 क्लास से जानते हैं कि जो भस्म जल में घुल जाता है वो क्षार कहलाता है, भस्म कहलाता है। तो यहां भस्म, बल्कि यहां फिर से समझ लीजिए, जो भी भस्म जल में घुल जाता है उस भस्म को क्षार कहते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट है कि सभी क्षार भस्म है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। तो यहां पर वाटर सोल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, ये स्टेटमेंट है। अब लास्ट स्टेटमेंट अर्हेनियस के अनुसार जो पाया गया सुन लीजिए, जो अम्ल जल में घुलकर जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना प्रबल अम्ल कहा जाता है, और जो जल में घुलकर जितना ज्यादा OH माइनस देगा वो उतना प्रबल भस्म माना जाता है। तो यहां पर यही बात लिखा गया है कि जो अम्ल जल में घुलकर जितना ही अधिक H प्लस प्रदान करने की क्षमता रखता है वह उतना ही सबल अम्ल या प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तथा भस्म जो जल में घुलकर जितनी अधिक OH माइनस प्रदान करता है वो उतना अधिक सबल भस्म होता है। तो ये था अर्हेनियस का अम्ल भस्म विचारधारा। आपको बता दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बार बार हम ये बताने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि अलग अलग साइंटिस्टों ने जिस तरह से आपको दिक्कत हो रहा है कि ये पदार्थ किसको हम अम्ल कहें किसको भस्म, प्रारंभ में सबको यही प्रॉब्लम हो रहा था कि किसको अम्ल कहें किसको भस्म। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना विचार रखा। तो अर्हेनियस ने जो विचार रखा उसमें ये कितना सफल हो पाए जरा देख लीजिए। इनके अनुसार अम्ल H प्लस प्रदान करने वाला हाइड्रोजन रखने वाला पदार्थ होता है और भस्म हाइड्रोक्सी आयन रखने वाला OH माइनस आयन प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। आप ही बताइए, क्या दुनिया के हर एक यौगिक में हाइड्रोजन है? क्या CO2 का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, इनका है क्षमता बता देंगे कि अम्ल है कि भस्म है? तो अर्हेनियस के विचारधारा का अब आप पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन, सीमाएं, कहां तक इनका विचार मतलब सक्सेसफुल है, सफल है। तो यह विचारधारा हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों के अम्लीय और भस्मीय गुणों की व्याख्या करता है। लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन वो अम्ल और भस्म है। क्या CO2 अम्ल भस्म नहीं है? क्या O2 अम्ल भस्म नहीं है? क्या AlCl3 अम्ल भस्म नहीं होगा? होगा, लेकिन इनका कैपेसिटी नहीं है कि बता सके कि अम्ल है कि भस्म। ये केवल हाइड्रोजन रखने वाले पदार्थों के ही अम्लीय और भस्मीय गुणों की व्याख्या करते हैं। दूसरा इनका लिमिटेशन है कि इनका स्टेटमेंट है कि केवल जल में घुलकर ही कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा तो आप इसको अम्ल कह सकते हैं, और OH माइनस देगा तो भस्म। यह जरूरी है कि हर पदार्थ जल में घुल ही जाए। तो केवल जल में घुलनशील पदार्थों की व्याख्या करना ये इनका कमी है, सीमा है, जो इनके मतलब इस अम्ल भस्म विचारधारा को छोटा बनाता है, इसके विचार को छोटा बनाता है। लास्ट, आप ये नहीं जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण रखते हैं। उन पदार्थों को उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हम अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी विचारधारा, जिसमें सिद्ध किया जाएगा कि NH3 अम्ल भी है भस्म भी है। सिद्ध किया जाएगा H2O अम्ल भी है भस्म भी है, दोनों गुण इसके पास है। कैसे? तो इसकी व्याख्या अर्हेनियस का सिद्धांत नहीं कर सकता है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा की सीमाएं।
अर्हेनियस, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पहला जो हमने अभी समझाया कि अर्हेनियस के अनुसार जल में घुलने वाले पदार्थों का ही अम्लीय और भस्मीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे अम्ल या भस्म का गुण नहीं रखते हैं, इनका स्टेटमेंट था। अर्हेनियस के अनुसार हाइड्रोजन रखने वाले यौगिक ही अम्ल और भस्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं स्थित होता है और वे अम्ल और भस्म का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि MgO, ये भस्म है, इनके पास क्षमता नहीं है कि बता सके कि MgO अम्ल है कि भस्म है। AlCl3 अम्ल है कि भस्म, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी पदार्थ है। अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा के अनुसार किसी पदार्थ के उभय धर्मी गुणों की व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा और इसकी सीमा का आपने स्टडी किया कि ये कहां तक आपको हेल्प कर सकता है अम्ल और भस्म को पहचानने में। अगला विचारधारा आ रहा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी विचारधारा। जल्दी से नोट कर